हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हम, देखिए चैप्टर 7 जो है आपका है प्रत्यावर्ती धारा। क्लास 12th का फिजिक्स में चैप्टर 7 जो प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए इसके स्टार्टिंग के 2 वीडियो में हमने इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण और एक छोटा सा भी बचा है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? ट्रांसफार्मर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर और इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एकदम कॉपी की पेन लेकर बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या ट्रांसफार्मर। इसका नाम है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर को हमको पढ़ना है। तो देखिए ट्रांसफार्मर पढ़ने के इसमें कुछ बेसिक चीजें आएंगी। अगर आपने उस दोनों वीडियो को नहीं देखा है जो इसके पहले हमने पढ़ा दिया है, तो आप इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन दोनों वीडियो को देखकर अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखिए ट्रांसफार्मर होता क्या। तो ट्रांसफार्मर आपका एक प्रकार की युक्ति है। देखिए यह एक प्रकार की युक्ति है जो अन्योन्य किस पर अन्योन्य अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इन ट्रांसफार्मर क्या है? एक प्रकार की युक्ति है जो अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इसमें अननोन प्रेरण क्या होता है? तो देखो आपको फिर से रिवीजन करा जाए। अननोन प्रेरण क्या होता है कि जब आप एक कुंडली में क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो इसके कारण उसके क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के संबंध अगर आप किसी दूसरे कुंडली को ले आओ तो उसके जो अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो इससे दूसरे कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होने का उसमें प्रेरित विद्युत विभाजन उत्पन्न हो जाता है। तो इसी घटना को क्या करते हैं? अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? एक कुंडली के कारण दूसरे कुंडली में क्या होता है, प्रेरित विद्युत विभाजन उत्पन्न करने की घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अब ये अन्योन्य प्रेरण होता क्या है? तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो एक युक्ति जो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये क्या कार्य करता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? ट्रांसफार्मर की संरचना। तो सर संरचना क्या होता है? देखो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, इस तरीके से होता है। ये आपको क्या होता है? लोहे की बहुत सारी पट्टियों से बनाया जाता है किसको? ट्रांसफार्मर को। अब इसका क्या होता है? देखिए दोनों तरफ क्या होते हैं? कुछ तार लपेट दिए जाते हैं। क्या कर जाते हैं? कुछ तार लपेट जाते हैं इस प्रकार से, और इस तरफ भी तार लपेट दिए जाते हैं। अब देखिए इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रेरित विद्युत विभाजन होता है। तो इसको बोलते हैं, देखिए ये प्राथमिक कुंडली है, कौन सी कुंडली है? द्वितीय कुंडली। इसका आता है, ये आपका है प्राथमिक कुंडली, और ये आपकी कौन सी है? ये आपकी है द्वितीयक कुंडली। अब देखो ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली, ये आपका क्या है? सिंपल सा ट्रांसफार्मर की संरचना। अब प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली, ये तो कुछ फेरे हैं कि नहीं? तो इसके लिए इसमें अगर फेरों की संख्या आप मान लो कितना है? या इसमें फेरों की संख्या को एन एस से प्रसिद्ध करते हैं, एन पी से प्रसिद्ध करते हैं। किससे प्रसिद्ध करते हैं? एन पी। एन पी मतलब देखिए एन फेरों की संख्या, पी मतलब प्राइमरी, यानी प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या, और इसमें एन फेरों की संख्या को लिखते हैं एन एस से। किससे लिखते हैं? एन एस से। तो अब ध्यान समझो, अब प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं? इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें आपका क्या होता है? विद्युत दाब उत्पन्न होता है। समझ आएगा? अब ये कितना होता है, इसका मान कैसे निकालते हैं? तो एकदम सिंपल है, आप ये बताओ। अब थोड़ा देखो, ये भी संरचना हो गई। अब इसके बाद आता है आपका क्रिया विधि। क्या आता है? क्रिया विधि। अब क्रिया विधि में होता है, देख सिंपल है कि जब आप पहले में क्या करते हो, प्रवाहित धारा प्रवाहित करते हो, तो इसमें क्या कुछ ना कुछ फ्लक्स का मान आएगा। क्या आएगा? फ्लक्स का मान। तो पहले के कारण फ्लक्स मान क्या होगा? अब फ्लक्स का मान आएगा तो परिवर्तित होने से क्या होगा? विद्युत प्रवाह बल उत्पन्न होगा। तो पहले का विद्युत प्रवाह बल कितना होगा आपका? देखो इसको लिखते हैं ईपी। ईपी मतलब प्राइमरी का विद्युत प्रवाह बल। तो आपको पता है ये बराबर होता है माइनस एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टू। देखिए इसमें फेरो संख्या कितना है? एन पी।
और इसके फ्लक्स कितना मान कितना होगा डेल्टा फाइव पर डेल्टा टी, यानी इसका फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाइव पर डेल्टा टी के प्लस फ्लक्स का परिवर्तन हो गया। अब इसी प्रकार आप अगर निकाल सकते हो दूसरे कुंडली के लिए, तो देखो ई सेकेंडरी की क्या होगा, इसको समझ फर्स्ट बना दीजिए। ई सेकेंडरी क्या होगा, माइनस एन यस दूसरे का और डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी। एंड देखो जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ इस कुंडली का वही फ्लक्स इसके लिए भी होगा, और वही फ्लक्स उसी दर से बदल रहा है। अब लेकिन इससे फेरों की संख्या क्या है, अलग है, तो आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, ये था एन एस डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी, इसका बना दो क्या 2। ये आपका देखो किसके लिए था, ये था आपका प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए, और ये आपका किसके लिए था, ये था आपका द्वितीयक कुंडली के लिए। अब आप बताओ ये दोनों सम क्या है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, अगर समीकरण 2 से ऐसे भाग दो क्या होगा, समीकरण 2 क्या है, ई एस बराबर माइनस एन एस डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी, इसे भाग देते किसके, ईपी, प्राथमिक क्या है ईपी बराबर आपका देखो क्या है, अच्छा इसको थोड़ा इस ढंग से लिख देना, देखिए बराबर बीच में रहेगा, इसमें भाग दे दिए किससे, माइनस एन पी डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी, इससे होगा। अब देखो होगा यहाँ से आपका डेल्टा फाइव अपान डेल्टा फाइव कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो आएगा क्या, आपका आएगा ई एस अपान ई पी बराबर एन एस अपान एन पी, यानी यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये आपका आएगा एक संबंध कि इसमें जो विद्युत बल का मान है, द्वितीय में प्राथमिक की विद्युत बलों का जो मान है, देखिए उसमें फेरों की संख्या के मान के अनुपाती होता है, किसके मान के अनुपाती होता है, फेरों की संख्या के मान के, या फिर द्वितीय कुलीय प्राथमिक कुलीय का जो अनुपात होता है द्वितीय फेरों कुलीय फेरों संख्या प्राथमिक कुलीय फेरों संख्या के अनुपात के बराबर, ये आपका क्या है, एक संबंध है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के बीच, समझ आ गई है। देखिए इसी ये आपका क्या हो गया, सिंपल से इस ट्रांसफार्मर की आपका संबंध विद्युत बलों का। देखिए इसके बाद आपका आता है ट्रांसफार्मर जो है, इसका कार्य के आधार पर दो प्रकार होता है, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर आपका ट्रांसफार्मर दो प्रकार होता है। अब कौन कौन से, देखिए कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होता है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब देखिए कौन कौन से, तो देखिए पहला आपका कौन सा है, दूसरा कौन सा, तो जो पहला आपका होता है, पहला आपका होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा आपका होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। पहला क्या आपका उच्च ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या है अपचाई ट्रांसफार्मर, ये दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब इनको किस आधार बांटा गया, कार्य के आधार पर, कि जैसा कार्य करते हैं उस आधार पर इनका नाम रखा गया, समझ आया। तो देखो अब हम देखते हैं थोड़ा सा ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, चलो इधर देखो। पहला आप देखो कौन सा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, यानी वे ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देते हैं, किसमें, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देते हैं, उसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यानी ये क्या करते हैं, देखिए यह निम्न वोल्टेज को किसमें बदल देते हैं, उच्च वोल्टेज में बदल देते हैं, किसमें बदलते हैं, उच्च वोल्टेज। अगर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने वाला जो ट्रांसफार्मर को बोलता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो इसका कार्य क्या है, कम को ज्यादा करना, कम को ज्यादा करना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब देखिए इसमें होगा, आपको संबंध पता है कि ईएस अपान ईपी बराबर है एन अपान एन। अच्छा अब आप ये, यानी निम्न वोल्टेज को बदल देगा उच्च वोल्टेज, किसमें, निम्न वोल्टेज बदल देगा उच्च वोल्टेज में, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखो अगर इसमें जो फेरों की संख्या है और इसमें फेरों संख्या, इनके अनुपात में अंतर है, क्या हो जाए अंतर, मतलब अगर इसमें फेरों संख्या ज्यादा हो जाए, इसमें फेरों संख्या कम हो जाए, तो वोल्टेज इस पे किसका ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। तो याद रखो आप कि इसमें आपका जो होता है कुछ इस तरीके से संरचना आपको बना देते हैं।
अब देखो आपको क्या लग रहा है, देखो ये आपका है प्राथमिक कुंडली, ये कौन सा है, द्वितीय कुंडली। इसमें देखो फेरों की संख्या जो है एन पी है, इसमें फेरों की संख्या क्या है एन एस। तो ध्यान से देखो, तो खुद देखो बताओ किसमें फेरों की संख्या ज्यादा लग रही है आपको, इसमें किसमें, इसमें ज्यादा लग रही है। तो याद रखो कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में आपका जो फेरों की संख्या है एन एस अधिक होता है। चलिए सीधा लिखिए, आपका एन पी से अधिक होता है किसमें, एन एस। अगर ये बताओ फेरों की संख्या द्वितीय में ज्यादा होगा प्राथमिक से, तो यहाँ से देखो जिसकी फेरों की संख्या ज्यादा होगी उसकी मान क्या होगा, अधिक, क्योंकि आपको यहाँ दिखा अनुपाती होता है। तो इसका मतलब आपका ई पी से अधिक होगा कौन, ई एस। और इसी से आपको पता चलता है वीपी अधिक हो जाएगा, वीपी से अधिक हो जाएगा कौन, वी एस। यानी द्वितीय कुंडली, देखो ध्यान से, द्वितीय कुंडली में वोल्टता अधिक हो जाएगी प्राथमिक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली निम्न वोल्टता किसमें दे उच्च वोल्टता। तो अगर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, द्वितीय कुंडली फेरों संख्या ज्यादा करना पड़ेगा और प्राथमिक कुंडली फेरों संख्या कम। और इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर बनते हैं उनको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर। समझ आ गया। इसी प्रकार अगर हम देखें किसको, दूसरे को, देखो दूसरा आपका क्या है, दूसरा है अपचय ट्रांसफार्मर। अपचय ट्रांसफार्मर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। अगर इसका जस्ट उल्टा होगा तो होगा क्या, दूसरा आपका है अपचयी ट्रांसफार्मर। अब अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है, आप खुद बताओ, अपना दिमाग से खुद सोचो बताओ। देखो उच्च क्या कर रहा है, निम्न वोल्टेज को उच्च बदल रहा है, तो क्या करेगा, अब चाहिए तो इसका उल्टा है, इसका मतलब क्या करेगा, उच्च वोल्टेज बदल देता है निम्न वोल्टेज, किस बदल देता है, उच्च वोल्टेज बदल देता है निम्न वोल्टेज। यानी इसमें आपका होता क्या है, जो उच्च वोल्टेज होता है, उच्च वोल्टेज को यह बदल देता है किसमें, निम्न वोल्टेज, किसमें देता है, निम्न वोल्टेज। अगर बताओ उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में बदल देगा, तो अब इसके लिए आप बताओ, खुद से बताओ इससे संरचना क्या होगी। देखो जब कम से ज्यादा करना था तो फेरों संख्या बढ़ा दिया, अब ज्यादा से अगर कम करो तो क्या करो, फेरों संख्या घटा दी। इनकी संरचना कैसी होगी, इसमें संरचना देखो ऐसी होगी। देखो समझ आ रहा है आपको कि ये आपका कौन सी है, प्राथमिक, ये कौन सी है, द्वितीय। इसमें फेरों संख्या एन पी है, इसमें फेरों संख्या एन एस। तो अब आप बताओ किसमें फेरों संख्या ज्यादा लग रही, देखो प्राथमिक फेरों संख्या ज्यादा, द्वितीय फेरों संख्या कम। अब बताओ फेरों की संख्या कम हो गई तो क्या होगा, इसमें आपका वोल्टेज मान क्या होगा, कम हो जाएगा, वोल्टेज मान क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो याद रखो इसमें वोल्टेज मान कम हो जाता है, तो आता क्या यहाँ से, देखो यहाँ से आपका आएगा एन, जो पी का मान है वो ज्यादा होता है किससे, एन एस से। इस प्रकार आपका ई पी के मान जो होगा किससे ज्यादा होगा, ई एस से, यानी वोल्टेज आपका ई पी अधिक हो जाएगा किससे, वी एस। तो आप याद रखो कि वोल्टेज का मान, यानी वोल्टेज मान घटाना है तो फेरों संख्या को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब वोल्टेज मान बढ़ाना है तो फेरों संख्या क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों आपके क्या थे, उच्च ट्रांसफार्मर और अपचय ट्रांसफार्मर। ये आपका पूरा देखो सिंपल सा, सबसे पहले आपने पढ़ा ये आपका जो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत है, ये संरचना है, इसकी क्रिया विधि है और इसके प्रकार, समझ आ गया। ये आपका पूरा ट्रांसफार्मर था। तो उम्मीद है आपको ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, इसका थोड़ा सा आगे है ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो आपको देखना क्या है, आपको देखना यहाँ पर है ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो अब यहाँ क्या देखेंगे आप, ट्रांसफार्मर की दक्षता। ये ट्रांसफार्मर दक्षता होती क्या, तो ट्रांसफार्मर दक्षता का सिंपल होता है कि इसको प्रसिद्ध करते हैं ईटा, किसे प्रसिद्ध करते हैं, इसको प्रसिद्ध करते हैं ईटा से, जो दक्षता ये बराबर होता है निर्गत बटे निवेशी। निवेशी निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, ये आपका क्या होता है, दक्षता। और इसमें किससे गुणा कर देते हैं, 100, क्या करते हैं, गुणा। तो याद रखो जो आपका ईटा होता है, देखो ईटा इस तरीके से होता है, ईटा बराबर क्या होता है, निर्गत, निर्गत शक्ति मतलब P आउटपुट अपान P इनपुट इनटू 100।
पी आउटपुट मतलब निर्गत शक्ति और इनपुट मतलब निवेशित शक्ति, इन दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं आपका, इसकी दक्षता। अगर यहाँ से आप देखना चाहो तो निकाल सकते हो, आप क्या निकाल सकते हो, ईटा बराबर पी आउटपुट क्या होगा, देखो पी सेकेंडरी, पी आउटपुट मतलब पी सेकेंडरी, तो पी सेकेंडरी आप लिखते जानते हो, देखो यहाँ सबको बता दे रहे हैं, जहाँ पी आप जानते हो क्या होता है, पी जानते हो आपको होता है V इंटू आई, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, VS IS अपॉन VP IT इंटू 100, इसको लिख सकते हो। ये आपको पता है, देखो VS अपॉन VP आपको पता है क्या होता है, देखो यहाँ से आप लिखे हो कि ES अपॉन EP होता है NS अपॉन NP, ऐसे वो भी लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा NS अप IS अपॉन NP I इंटू 100, ये आपका किसका दक्षता है, ट्रांसफार्मर की, याद रखोगे आपकी क्या है, ट्रांसफार्मर की दक्षता, समझ आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आपका चैप्टर पूरा खत्म हो गया, प्रत्यावर्ती धारा आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाकर उसे देख लीजिए, और चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमको पता चले लेसन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए।